हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम बात करने जा रहे हैं इलीगल माइग्रेशन के बारे में। इलीगल माइग्रेशन भारत की हिस्ट्री से जुड़ा हुआ एक पुराना विषय जो 1947 के पार्टीशन से लेकर 1971 के बांग्लादेश लिबरेशन वॉर से होते हुए, हमारी पोरस बॉर्डर से होते हुए अभी तक कंटिन्यू चला आ रहा है। आज इस बारे में हम बात क्यों कर रहे हैं? रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने एक नई डिपोर्टेशन पॉलिसी लॉन्च की है, जिसमें एग्जिस्टिंग पॉलिसीज में बहुत सारे चेंजेस किए गए और इस पॉलिसीज के अकॉर्डिंग बांग्लादेश और म्यांमार से आने वाले जितने भी इलीगल माइग्रेंट्स हैं, उन सब इलीगल माइग्रेंट्स को देश से डिपोर्ट किया जाए। तो आज हम बात करेंगे इसी नई न्यू डिपोर्टेशन पॉलिसी के बारे में और हम देखेंगे कि कैसे ये पॉलिसी काम करती है, इसके क्या क्या प्रोज हैं, इसके क्या क्या कॉन्स हैं, ये किस तरीके से इम्पैक्ट डालती है कंट्री के ऊपर। और एक क्वेश्चन और हम एनालाइज करने की कोशिश करेंगे कि ये डिपोर्टेशन पॉलिसी, नई डिपोर्टेशन पॉलिसी का होना क्यों जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का। तो दोस्तों चलिए बात करते हैं नई डिपोर्टेशन पॉलिसी के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं उसके रैशनले के बारे में। रैशनले का मतलब हुआ कि उसके पीछे वो क्या क्या बेसिक रीजंस थे जिसकी वजह से नई डिपोर्टेशन पॉलिसी लाने की जरूरत पड़ी थी। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस टॉक अबाउट द माइग्रेशन इटसेल्फ, जो कि खुद ही बढ़ता चला जा रहा था। काफी लंबे समय से हमें देखने को मिला था कि कंटिन्यूसली भारत में माइग्रेशन बढ़ रहा है। माइग्रेशन बढ़ने के पीछे बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, जिसमें से एक रीजन ये भी था कि आसपास के देशों के अंदर जो इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटीज थी, उस रीजन की वजह से भी माइग्रेशन बढ़ा था। दूसरा, जो हमारी नेबरिंग कंट्रीज हैं, वहां पर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी काफी बढ़ती चली जा रही थी। खासतौर पर रिसेंटली जो रिजिम चेंज हुई थी बांग्लादेश के अंदर, वहां से भी काफी सारे इमिग्रेशन हमें देखने को मिल रहे थे भारत के अंदर। ठीक है। इसके अलावा अगर हम पुराने समय में जाए तो आसाम अकॉर्ड और आसाम एजिटेशन, जिसका बहुत ही पुराना हिस्सा रहा है, जो कि डेफिनेटली इसी पॉइंट पर बेस्ड था कि भाई इलीगल इमिग्रेंट्स भारत में बढ़ते चले जा रहे हैं, खासतौर पर बांग्लादेश बॉर्डर से। ठीक है। तीसरा रीजन, अभी जो हमारे रिसेंट अटैक्स हुए थे पहलगाम के अंदर, जिसके अंदर काफी सारे लोगों की जान गई थी, जहां पर काफी सारे लोगों को चुन चुन कर मारा गया था, वो भी एक रीजन है जिसकी वजह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ऐसा लगा कि अब हमें एक बड़े लेवल पर एक डिपोर्टेशन पॉलिसी तैयार करने की जरूरत है। और पहली चीज तो हमें इसके ऊपर चेक लगाना पड़ेगा कि कैसे क्रॉस बॉर्डर चीजें जो है ये हो रही है। ठीक है। चलिए, अब इन सब चीजों को समझने के बाद हम अगली बात करते हैं कि एक्चुअली डिपोर्टेशन होता क्या है। देखिए, डिपोर्टेशन एक ऐसी लीगल प्रोसेस है जिसके अंदर बाहर से आने वाले इंसान को, जो भी विदेशी लोग भारत के अंदर आते हैं, उनको चेक किया जाता है, उनको वेरीफाई किया जाता है, उनको डिटेन किया जाता है। ठीक है। उनका एजुकेशन किया जाता है। एजुकेशन का मतलब हो गया कि कहीं ना कहीं उनका वेरिफिकेशन किया जाएगा कि उस वो पर्टिकुलर देश से बिलोंग करते हैं या नहीं करते। फिर उसके बाद फिर उनको एक जगह पर रखा जाएगा और रखने के बाद फिर उनको एक प्रोसेस के तहत देश के बाहर उनके देशों में, जिस विच इज कॉल्ड कंट्री ऑफ ओरिजिन, वहां पर उनको भेज दिया जाएगा। ठीक है। तो ये तो हो गया डिपोर्टेशन। एक होता है पुशबैक। पुशबैक का मतलब होता है कि आप ऑन द स्पॉट, जैसे आपको पता चलता है कि भाई कोई क्रॉस बॉर्डर हो रहे हैं, आपने उनको वहीं पकड़ लिया, तो ऑन द स्पॉट उनको आप उनके देश में वापस भेज देते हैं। ये होता है पुशबैक। लेकिन हाँ, हम पुशबैक की बात नहीं करेंगे, क्योंकि पुशबैक में कोई लीगल प्रोसीडिंग्स नहीं होती है, वो आइडेंटिफिकेशन के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन अब हम बात करेंगे जो लीगल प्रोसेस है, विच इज कॉल्ड डिपोर्टेशन। तो चलिए अब डिपोर्टेशन से आगे बढ़ते हैं और नई जो डिपोर्टेशन पॉलिसीज हैं, सबसे पहले हम उसके प्रोस और उसके अंदर क्या क्या प्रोविजंस किए गए हैं उनके बारे में हम जान लें। चलिए, अभी जो नई डिपोर्टेशन पॉलिसी है, इस नई डिपोर्टेशन पॉलिसी की सबसे बड़ी खासियत यह है कि अब इस पॉलिसी के अकॉर्डिंग 30 टू 90 डेज के बीच में वेरिफिकेशन कर लिया जाएगा कि जो भी इलीगल माइग्रेंट है वो कौन है, कहाँ है, उसका पूरे 30 से 90 डेज में उसको क्या किया जाएगा, वेरीफाई किया जाएगा। नंबर 2, कि हर एक डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर स्पेशल टास्क फोर्सेस बनाई जाएंगी जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर इलीगल माइग्रेंट्स को तलाशेंगे। नंबर 3, इनके लिए एक स्पेशल डिटेनिंग होल्डिंग सेंटर बनाया जाएगा जो कि डेडिकेटेड होगा, जिसके अंदर सारी सुविधाएं होगी, जिसमें इनको रखा जाएगा। और ये ध्यान दिया जाएगा कि किसी भी तरीके से वो इनह्यूमन कंडीशंस ना हो, सारी ह्यूमन कंडीशंस तैयार की जाए जिसके अंदर उन्हें कोई तकलीफ नहीं हो, लेकिन उन्हें वहां पर डिटेन किया जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इन सब लोगों का फिर बायोमेट्रिक किया जाएगा और बायोमेट्रिक करने के बाद इन्हें फॉरेन आइडेंटिफिकेशन पोर्टल के ऊपर अपलोड किया जाएगा। इन सब चीजों को करते हुए हर एक स्टेट को एक मंथली रिपोर्ट तैयार करके सेंट्रल गवर्नमेंट को सबमिट करनी होगी। इसके अलावा जितने भी ये सारे इलीगल माइग्रेंट्स हैं जिनको पकड़ लिया जाएगा, जो प्रूव हो जाएगा कि इलीगल माइग्रेंट्स है, सबसे पहले इनके पास जो डॉक्यूमेंट्स इन्होंने फेक तरीके से बनाए हैं हमारे देश के लिए, जैसे आधार कार्ड वगैरह, उनको सबसे पहले उन चीजों को डिलीट किया जाएगा। इसके अलावा इनका जो डाटा है वो UIDAI के साथ शेयर होगा
और यूआईडीएआई के साथ शेयर होने के साथ साथ ही मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स को भी दिया जाएगा। ठीक है, इन सब के अलावा जितने भी माइग्रेंट्स पकड़े गए हैं बॉर्डर के ऊपर उनका भी बायोमेट्रिक किया जाएगा, जिनको चाहे हम पुशबैक करें लेकिन उनका बायोमेट्रिक किया जाएगा और उस बायोमेट्रिक करने के बाद उनको वापस उनके देश में भेजा जाएगा। ठीक है, और ये सारी की सारी जो पॉलिसीज हैं ये उन लोगों पर भी अप्लाई होती है जो फॉरेनर ट्रिब्यूनल के अकॉर्डिंग फॉरेनर्स डिक्लेयर कर दिए गए हैं। तो इन सारे प्रोज और कॉन्स के बारे में हमें ध्यान रखना पड़ेगा। और तो इलीगल माइग्रेशन को रोकना इतना जरूरी क्यों, इसके क्या क्या इम्पैक्ट होते हैं। इम्पैक्ट नंबर 1, इलीगल माइग्रेशन होने से आपके देश के जो रिसोर्सेज है उन पर जो है इम्पैक्ट पड़ता है। नंबर 2, हमारे देश के अंदर जो नेशनल सिक्योरिटी रिस्क है वो बढ़ जाती है काफ़ी ज़्यादा इलीगल माइग्रेशन होने की वजह से। इनके अलावा हमारे देश का जो वेलफेयर सिस्टम है उस वेलफेयर सिस्टम के ऊपर नेगेटिवली इम्पैक्ट पड़ता है, क्योंकि रिसोर्सेज कम है जैसा मैंने ऑलरेडी बताया, और जो रिसोर्स को यूज़ करने वाले हैं वो क्या हो जाते हैं, वो बढ़ जाते हैं। इन सब के अलावा ये लोग गलत तरीके से वोटर रोल्स में भी अपने आप को एनरोल कर लेते हैं, जिसकी वजह से इलेक्शन की प्रोसेस के ऊपर एक बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है जो कि कम होगा। इन सब के अलावा हमारे जो लॉ एंड ऑर्डर के चैलेंजेस हैं वो लॉ एंड ऑर्डर के चैलेंजेस के ऊपर जो एक्स्ट्रा बर्डन पड़ जाता है वो बर्डन थोड़ा सा कम हो जाएगा। तो इलीगल माइग्रेंट्स को रोकने से ये सारे जो नेगेटिव इम्पैक्ट्स है इनको हम दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। अब बात करते हैं कि ये जो नई पॉलिसीज भले हमने बना दी है, लेकिन कोई भी पॉलिसी बना दो जब तक उसका प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगा तब तक उस पॉलिसीज के कोई बेनिफिट्स हमें देखने को नहीं मिलेंगे। तो आइए जानते हैं कि ये जो नई पॉलिसी बनाई है डिपोर्टेशन पॉलिसी, इसके क्या क्या चैलेंजेस हमें फेस करने को मिलेंगे। सबसे पहला चैलेंज हमें जो फेस करने का मिलेगा वो ये है कि आइडेंटिफिकेशन इलीगल माइग्रेंट्स की करना थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। ठीक है, चूंकि ये कॉम्प्लेक्स प्रोसेस इसलिए है क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन की कमी की वजह से, क्योंकि हमारे देश में ऐसे भी बहुत सारे नागरिक हैं जो है ही देश के नागरिक लेकिन उनके पास भी कई सारे डॉक्यूमेंट्स कई बार कंप्लीट नहीं होते। तो गवर्नमेंट के लिए ये पहचान पाना बहुत मुश्किल हो जाता है कि भाई इलीगल माइग्रेंट्स जो उनके पास तो डॉक्यूमेंट्स है ही नहीं, जो लीगल लोग देश में रह रहे हैं उन्होंने भी अपने डॉक्यूमेंट्स नहीं बनाए हैं। तो इस वजह से कॉम्प्लेक्सिटी जो है प्रोसेस के अंदर वो क्रिएट हो जाती है। नंबर 2, डिपोर्टेशन। अब डिपोर्टेशन पॉलिसी बना तो दी गई है लेकिन डिपोर्टेशन करने के में बहुत सारे इश्यूज भी हैं। सबसे पहला इशू तो ये आता है कि जो ओरिजिन कंट्री है जहां से लोग निकल कर आए हैं, विच इज कॉल्ड कंट्री ऑफ ओरिजिन, जहां से लोग इलीगली हमारे देश में आए हैं, वो कंट्रीज उन लोगों को वापस लेती है या नहीं लेती, इस पर भी बहुत बड़ा एक इशू है। क्योंकि अगर वो उनको एक्सेप्ट नहीं करती है तो हमारे लिए एक बहुत बड़ा इशू क्रिएट हो सकता है। नंबर 3, ह्यूमन राइट। कई बार ऐसा देखने को मिला है कि जब भी हम लोग डिपोर्ट करने की कोशिश करते हैं इलीगल माइग्रेंट्स को तो ह्यूमन राइट्स वाले जो है वो उसके ऊपर क्वेश्चन उठाते हैं। क्वेश्चन उठाने के पीछे कुछ वैलिड रीजंस भी है, क्योंकि भाई वो चाहते हैं कि भाई ह्यूमन राइट्स को ध्यान में रखते हुए उनका जो डिटेंशन और जो प्रोसेस है ये बहुत ही ज़्यादा जो है ईजी और कंफर्टेबल होनी चाहिए, ना कि उनको परेशान करने वाली होनी चाहिए, और किसी भी तरीके से जो इलीगल माइग्रेंट्स है उनके ह्यूमन राइट्स जो है वायलेट नहीं होने चाहिए। नंबर 4, पुशबैक प्रैक्टिस। पुशबैक प्रैक्टिस जो है वो कहीं ना कहीं इलीगल माइग्रेंट्स को इफेक्ट करते हैं और इसकी वजह से आपके देश की जो इमेज है इंटरनेशनली वो कहीं ना कहीं सीवियरली हैम्पर होती है। एंड नेक्स्ट इज कि मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो देश में हर जगह दैट विच इज कॉल्ड करप्शन। वी ऑल नो करप्शन, पॉलिटिक्स, इन सब चीज़ों की वजह से कई बार वोट पाने के लिए और कई बार पैसों के लिए जो है इन इलीगल माइग्रेंट्स को देश में जो है रहने दिया जाता है, उनके फर्जी डॉक्यूमेंट्स वगैरह बना दिए जाते हैं। तो ये सारे चैलेंजेस को दूर करना पड़ेगा, तब जाकर ये पॉलिसीज बहुत ही इंपॉर्टेंटली काम करेगी। अदरवाइज ये पॉलिसी कितनी भी स्ट्रांग हो, कितना भी ज़्यादा पेनलाइज कर दो, कितना भी ज़्यादा स्ट्रिक्ट मेजर्स उठा लो, लेकिन ये पॉलिसी काम नहीं करेगी अगर इसे स्ट्रांगली हमने इम्प्लीमेंट नहीं किया। आइए अब जानते हैं कि कैसे इस डिपोर्टेशन पॉलिसी को इफेक्टिवली हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। सबसे पहले हमें एक ट्रांसपेरेंट वेरिफिकेशन प्रोसेस बनाना पड़ेगा। अगर ये ट्रांसपेरेंट वेरिफिकेशन प्रोसेस अगर कंप्लीट होती है तो इसकी हेल्प से रॉन्गफुल आइडेंटिफिकेशन जो होगा वो कहीं ना कहीं प्रिवेंट किया जा सकता है। दूसरा सजेशन हमारा ये रहेगा कि कहीं ना कहीं बायलैटरल रजिस्ट्रेशन एग्रीमेंट होना चाहिए इन दोनों देशों के साथ। जब हम किसी इलीगल माइग्रेंट्स को जो म्यांमार से आए हैं या बांग्लादेश से आए हैं, जब हम उन्हें वापस डिपोर्ट करेंगे तो हमें उस देशों के साथ भी एक बायलैटरल एग्रीमेंट तैयार करना पड़ेगा, जिससे कि वो लोग उन लोगों को
जो है एक्सेप्ट कर ले। नंबर 3, हमें डोमेस्टिक रिफ्यूजी लॉज को इनेक्ट करने की ज़रूरत है। ये एक सजेशन है, बाकी तो गवर्नमेंट बहुत अच्छे से समझती है उनको क्या करना है क्या नहीं करना है, लेकिन इससे क्या होगा कि असाइलम सीकर और इलीगल माइग्रेंट्स को हम आसानी से डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। नंबर 4, हमें फॉरेन ट्रिब्यूनल्स को भी रिफॉर्म करने की ज़रूरत है, जिससे कि फॉरेनर्स की पहचान आसानी से की जा सके। इन सब के अलावा हमें एक डेटाबेस तैयार करना पड़ेगा, जैसे कि हमने ऑलरेडी कहा कि इस पॉलिसीज में वो बात है भी कि बायोमेट्रिक्स वगैरह किए जाएंगे। इन बायोमेट्रिक्स के डेटाबेसेस को सबके साथ शेयर किया जाना चाहिए कंट्री के अंदर, चाहे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स हो, होम मिनिस्ट्री है, या फिर हमारे जो फॉरेन ट्रिब्यूनल्स हैं, जितने भी हमारे यहाँ पर जो भी इस प्रकार की चीज़ों को देखते हैं डिपार्टमेंट, उन सबके साथ जो है वो ये चीज़ शेयर होनी चाहिए। इन सब के अलावा हमें ह्यूमन राइट्स वालों को भी साथ में अलाइन करने की ज़रूरत पड़ेगी, और होल्डिंग सेंटर्स खास तौर पर वो जगह जहाँ पर उनको रखा जाएगा, उन जगहों पर बहुत अच्छे से उनके लिए सुविधाएं हों, वो सारी चीज़ों को ध्यान रखने की ज़रूरत है। तो ये हैं हमारे कुछ सजेशंस जिससे कि ये बहुत ही अच्छे से इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। फ्रेंड्स, ये जो मैंने इन्फॉर्मेशन आपको दी है, अगर हम इसके बारे में ओवरऑल कंक्लूजन में अगर हम बात करें तो ये एक डिपोर्टेशन पॉलिसी तो है, लेकिन एक सिस्टमेटिक एंड प्रोएक्टिव माइग्रेशन मैनेजमेंट फ्रेमवर्क भी है, जिसके तहत सक्सेसफुली हम कोशिश कर सकते हैं कि इलीगल माइग्रेंट्स को रोका जाए। बाकी आप लोग बताइए, आप इस बारे में क्या सोचते हैं? आपको ये पॉलिसी गवर्नमेंट की कितनी ज़्यादा इफेक्टिव लगती है, और आप इसको किस तरीके से देखते हैं, या आपके अगर कोई क्रिटिकल पॉइंट्स भी है तो प्लीज़ इसके ऊपर कमेंट करके ज़रूर हमारे साथ शेयर कीजिएगा। बाकी इन्फॉर्मेशन आपको कैसे लगी हमें ज़रूर बताइएगा। आपको इन्फॉर्मेशन अगर इम्पॉर्टेंट लगती है, आपको ऐसा लगता है कि एक सिग्निफिकेंस इन्फॉर्मेशन है, तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच एंड हैव ए वेरी नाइस डे।